हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाला पोर्शन। और उसमें एक टॉपिक है, सेकंड यूनिट है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम आपको एसिड बेस और सॉल्ट के नेचर के बारे में बताएंगे, टेस्ट के बारे में बताएंगे कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं या सॉल्ट किसे कहते हैं। अच्छा, अगर कोई चीज़ आप खाते हैं, अगर खाने में उसका टेस्ट अगर खट्टा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एसिड है, यानी कि उसमें अम्ल उपस्थित है। अगर कोई चीज़ आप ऐसा चीज़ खा रहे हैं जो कड़वा है, तीखा है, कसैला है, तो इसका मतलब हो गया कि उस खाद्य पदार्थ में बेस यानी कि क्षार उपस्थित है। अगर कोई चीज़ आप ऐसा खा रहे हैं कि जो नमकीन जैसा टेस्ट आए, जैसे नमक हो गया, तो इसका मतलब कि वो सॉल्ट है, लवण है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपका ये चैप्टर 2 है। टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट है, भोजन का स्वाद में खट्टा, खट्टे को अंग्रेजी में कहते हैं सोर, SOUR, सोर, और तीखा, बीटर होना भोजन में उपस्थित अम्ल और क्षार की वजह से होता है। अच्छा, यानी कि खट्टा अगर है भोजन तो इसका मतलब उसमें अम्ल है, एसिड। अगर तीखा है या कड़वा है तो इसका मतलब कि उसमें बेस है, यानी क्षार। ओके, तो हम अम्ल की जगह एसिड शब्द का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश वाला वर्ड, और क्षार की जगह बेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर लवण की बात आएगी तो उसके लिए हम सॉल्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा, यस लग गया तो ये बहुवचन हो गया, यहाँ भी यस बहुवचन और यहाँ भी यस बहुवचन। तो एक वचन के लिए एसिड है सिर्फ, और एक वचन के लिए बेस और सॉल्ट, ठीक है। यस लगने पे बहुवचन हो जा रहा है, ठीक है। तो आप जैसे देखिए, इमली खाते हैं आप, कच्चा आम खाते हैं आप, और भी ऐसे जैसे नींबू हो गया, नींबू का आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है। और फल में कई ऐसे फल हैं अधिकांशतः जो खट्टे होते हैं टेस्ट में थोड़े से, उसमें अम्ल होता है उपस्थित। कई ऐसी चीज़ें हैं जो तीखा, कसैला, कड़वा होता है, जैसे मिर्चा हो गया, करेला हो गया आपका, ये सब चीज़ खाने में टेस्ट में तीखे होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ खट्टा लगे खाने में तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि उसमें अम्ल है, और जो चीज़ कड़वा और तीखा, कसैला लगे, उसको मान लीजिए कि उसमें बेस है, ठीक है। आइए, अगर परिवार का कोई सदस्य, एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर आप एसिड को, अगर कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं आप, या इसको खाने से मत लीजिए, अलग से हम आपको समझाते हैं। अगर आप एसिड लिए हैं और बेस को आप आपस में मिला देते हैं तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, यानी कि लवण, और साथ में जल बनता है, वाटर। क्लियर है। तो यानी कि अगर एसिड को बेस के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो सॉल्ट बनेगा, यानी नमकीन, और साथ में वाटर निकलेगा। क्लियर है। तो यानी कि कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें एसिड होता है, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें बेस होता है, और कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो सॉल्ट है। तो यानी कि एक तरह से हम देखा जाए तो हम एसिड भी एक इनडायरेक्ट, अप्रोच रूप से ले रहे हैं, बेस भी ले रहे हैं और सॉल्ट भी ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एसिड का प्रभाव खट्टा है, ठीक, और बेस का प्रभाव है तीखा, कसैला। अगर एसिड के प्रभाव को ख़त्म करना है तो आप बेस का प्रयोग करिए। बात समझ में आ रही है ना। एसिड के प्रभाव को कौन ख़त्म करता है, बेस, और बेस के प्रभाव को कौन ख़त्म करता है, एसिड। यानी कि अगर एसिड के प्रभाव को ख़त्म करना है तो आपको बेस मिलाना पड़ेगा, अगर कहीं बेस है और उसके प्रभाव को ख़त्म करना है तो आपको एसिड मिलाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर एसिड और बेस को आपस मिला देंगे तो एसिड और बेस का नेचर दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, दोनों एक दूसरे के नेचर को ख़त्म कर देंगे, और क्या बनेगा, सॉल्ट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेने की वजह से अम्लता की समस्या से पीड़ित हो, एसिडिटी की समस्या से पीड़ित हो, तब उस स्थिति में उस सदस्य को, आगे हम बताएंगे आपको, ऐसे आप समझिएगा। आप जानते हैं कि आप जो कुछ भी खाते हैं आपके फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, और स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल होता है, ठीक है। तो उसका आपका बॉडी ऑर्गन्स उसको सिक्रीट करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर अम्ल आपके स्टमक में आता है,
ठीक है। तो अगर ज़्यादा एसिड आ जाता है तो वो कभी कभी फूड पाइप से वो होते हुए आपको खट्टी डकार आएगी, ठीक है, आपके पेट में जलन होने लगेगी, यानी कि एसिड ज़्यादा आपके स्टमक में आ गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कभी कभी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लेने पे कब्ज बन जाए, खट्टी डकार आने लगे, या फिर पेट में जलन आ जाए, ठीक है, तो यानी कि एसिड ज़्यादा हो गया है। तो फिर से पढ़ते हैं, अगर परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेने की वजह से अम्लता की समस्या से पीड़ित हो, यानी एसिड ज़्यादा आ जाए पेट में, बन जाए पेट में, तब उस स्थिति में उस सदस्य को बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यानी बेकिंग सोडा का घोल, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जल जल पाउडर आता है, उसको जल में मिलाएंगे, पानी में घोलेंगे और उसको पी लेंगे आप, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी पेट में जलन होगी या एसिडिटी होगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है ये एक बेस होता है। क्या होता है? बेस। ये बेस होता है। और आप पढ़े हैं कि एसिड के नेचर को, एसिड के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए बेस मिलाते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का घोल लेते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस पर सीबीएसई में क्वेश्चंस आया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट, क्योंकि बेकिंग सोडा का जली विलयन एक क्षार होता है, बेस होता है। आइए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अत्यधिक भोजन कर लेने की वजह से पेट यानी स्टमक में जो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, पेट में अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेने की वजह से पेट में जो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, उस एसिड से क्षार अर्थात बेकिंग सोडा का जली विलयन अभिक्रिया करके उदासीन यानी कि उसको न्यूट्रल कर देता है, कैंसिल कर देता है, तथा फिर से पेट का जलन समाप्त हो तथा पेट का जलन, या फिर शब्द का प्रयोग नहीं होना है, पेट का जलन समाप्त हो जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हम यह जानते हैं कि अम्ल एसिड जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है और बेस जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यानी कि एक अगर अम्ल का एग्जांपल लें HCl, जिसको आप जल में घोलेंगे तो ये देगा H आयन और क्लोराइड आयन। तो यानी कि जो H आयन दिया ये अम्ल की बात बता रहा है। अगर आप कोई बेस ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घोलेंगे तो देखिएगा ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा और सोडियम आयन। तो ये प्रारंभिक स्तर पे परिभाषा है, इनिशियल एक तरह से कहते हैं, फर्स्ट स्टेप की डिफिनीशन है एसिड और बेस की, कि एसिड हुआ है जो वाटर में डिजॉल्व करने पर ये चायन्स दे, बेस हुआ है जो वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे, ठीक है। आइए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि अम्ल जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है और बेस जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक। आइए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे का प्रभाव समाप्त कर देते हैं और अभिक्रिया के उपरांत लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बनाया? लवण और जल, ठीक। तो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे अम्ल ले लिया हमने HCl और क्षार ले लिया हमने NaOH, आपस में अभिक्रिया कराया तो देखिएगा क्या बनेगा? NaCl खाने वाला नमक और साथ में क्या बनेगा? H2O, ठीक। आइए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। इस पे क्वेश्चन आया है CBSE में। अगला पॉइंट देखते हैं। क्षार बेस स्वाद में तीखा और कड़वा होता है जो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो अम्ल क्या करता है? ठीक है, एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में, और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में, ठीक है। ये हिंट है थोड़ा सा। तो क्षार स्वाद में तीखा और कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लिटमस और हल्दी प्राकृतिक सूचक हैं, नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि जो सूचना देता हो, है ना।
तो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। यानी कि लिटमस यह बताता है कि कौन सा कंपाउंड अम्ल है या क्षार है, एसिड है कि बेस है, और हल्दी भी यही बताता है, टर्मरिक। तीन, चूँकि ये सब दो नेचुरल प्राप्त होते हैं, नेचुरली प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। मेथिल ऑरेंज को इंग्लिश यहाँ दिया हुआ है मेथिल ऑरेंज, और फिनोप्थिलीन की स्पेलिंग यहाँ दी है PHENOL PHTHALEIN। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन संश्लेषित सूचक हैं, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि इनको बनाया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं है, जो एसिड और बेस की टेस्ट करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आपने यह ध्यान दिया होगा कि एक सफ़ेद कपड़े पे अगर सब्जी का जूस गिर जाए और धब्बा पड़ जाए, जैसे आप खाते पीते समय कपड़े पे कुछ गिर जाता है, सब्जी वगैरह हो गया, कोई करी हो गया, है ना, कुछ भी खाद्य पदार्थ, जब इस कपड़े के धब्बे को साबुन के संपर्क में लाया जाता है, यानी आप धुलने की कोशिश करते हैं, तो धब्बे का रंग लाल या भूरा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। आपने देखा होगा, कभी धुलने की कोशिश की होंगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साबुन एक क्षार है। फिर अगला पॉइंट देखिए, जब इस लाल भूरे धब्बे को पानी की अधिकता में धुलते हैं तो लाल भूरा धब्बा पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का डाई है। डाई मतलब एक जटिल रंगीन पदार्थ। डाई का मतलब होता है एक जटिल रंगीन पदार्थ, जटिल कार्बनिक यौगिक। डाई का मतलब होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का डाई है जो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। किस पौधे से प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, लाइकेन नामक पौधे से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। आइए अगला पॉइंट, लाइकेन एक पौधा है जो थैलोफाइटा नामक डिवीजन यानी विभाग से संबंध रखता है। तो लाइकेन पौधा किस विभाग से संबंध रखता है, किस डिवीजन से संबंध रखता है? थैलोफाइटा। ठीक है, आइए, लिटमस विलयन का सामान्यतः प्रयोग एक सूचक के रूप में होता है। सूचक का मतलब सूचना देता है कि कौन सा कंपाउंड एसिड है या बेस है, कौन सा जली विलयन एसिड है या बेस है। तो जो सूचना देता है उसको क्या कहते हैं? सूचक, यानी इंडिकेटर। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। बैंगनी मतलब पर्पल, याद रखिएगा। लिटमस विलयन में जब न कोई अम्ल मिलाते हैं न कोई क्षार मिलाते हैं, या उल्टा हम बोले तो लिटमस विलयन को जब हम न अम्ल में मिलाते हैं न क्षार मिलाते हैं, तो जो इसका प्राकृतिक रंग होता है विलयन इसका, वो किस रंग का होता है? बैंगनी, यानी पर्पल। आइए अगला पॉइंट, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, फूलों की रंगीन पखुड़ियाँ जैसे हाइड्रांजिया, पेटूनिया और जिरेनियम, ये प्लांट का नाम है। हाइड्रांजिया, पेटूनिया और जिरेनियम। आप गुड़हल का पौधा देखे होंगे, उसकी फूल, गुड़हल का फूल देखिए लाल होता है ना। तो अम्ल उसमें डाल देंगे तो देखिए उसका कलर चेंज हो जाएगा। बेस डाल देंगे तो आप प्रयोगशाला में करके देखिएगा कि उसका रंग परिवर्तित होता है कि नहीं। ठीक है, अम्ल डालने पर उसका रंग उड़ जाता है। फिर आइए देखें, जैसे कई अन्य प्राकृतिक पदार्थ जो किसी विलयन में डुबोने पर यह सूचित करता है कि विलयन एसिडिक है या बेसिक है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो फिर देखिए आगे, इस प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार सूचक या साधारणतः इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको एसिड बेस जो एसिड बेस के बारे में बताया उसको एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार सूचक या साधारणतः इंडिकेटर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न प्रश्नों को स्वयं हल करिए। आपको 3 परख नली टेस्ट ट्यूब दी गई है। एक परख नली में आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर, जबकि अन्य 2 जल में, आसुत को ऐसे लिखेंगे छोटा ओ, जबकि अन्य 2 परख नली में एक में अम्लीय विलयन एसिडिक सॉल्यूशन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन बेसिक सॉल्यूशन है। अगर आपको सिर्फ लाल लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में उपस्थित विलयन की प्रकृति पहचान कैसे करेंगे? अगर आपको सिर्फ लाल लिटमस पेपर दिया जाए तो आप प्रत्येक परख नली में उपस्थित विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे, यानी कैसे बताएंगे कौन विलयन उदासीन है, कौन विलयन अम्लीय है, कौन विलयन क्षारीय है। ठीक है, आप इसको कोशिश करिएगा। आइए अगला टॉपिक पॉइंट 2.1, अम्लों तथा क्षारों के रासायनिक गुणों को समझना, यानी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेज। पहला पॉइंट, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट हेडिंग का पहला सब हेडिंग, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। तो जब आप लैब में जाएंगे तो रैक है, तो रैक में आप देखिएगा, ठीक है, कि बोतलों में क्या नाम लिखा हुआ है, कौन सा कंपाउंड है।
साइंस लेबोरेटरी में निम्न यौगिक उपस्थित होते हैं। तो आप देखिएगा, पढ़िएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4, नाइट्रिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है HNO3, एस्टिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COH। ठीक है, फिर ये भी कंपाउंड उपस्थित होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फार्मूला NH4OH। ओके, तो ये सारे आपको मिलेंगे। आप नाम पढ़िएगा, बॉटल देखिएगा, नाम पढ़िएगा, आपको ये सब नोटिस होंगे। तो देखिएगा, ये जो बाईं तरफ हमने लिखा है आपको, ये सब एसिड हैं। क्यों? क्योंकि इनको जल में घोलेंगे तो ये चांस देगा, इसको जल में घोलोगे तो ये चांस देगा, ये भी ये चांस, ये भी ये चांस देगा। इन सबको जल, ये सारे क्या है, बेस हैं। क्यों? क्योंकि इनको जल में घोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये भी देगा और ये भी, सभी देंगे। ठीक, आइए, ऐसे रासायनिक यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हों एसिड कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, एस्टिक एसिड। ऐसे रासायनिक यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं बेस क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, COH का होल ट्वाइस, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। ऊपर देखिए, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं, इसको एस्टिक एसिड पढ़ते हैं। आइए अगला, रेड लिटमस विलयन अम्ल की उपस्थिति में रेड ही रहता है। रेड लिटमस विलयन जो है, अगर उसमें अम्ल मिला दें या रेड लिटमस विलयन को अम्ल में मिला दें, जो भी आप करें, तो रेड लिटमस विलयन का जो कलर है रेड ही रहेगा। कब? जब अम्ल की उपस्थिति रहेगी। लेकिन बेस की उपस्थिति यानी क्षार की उपस्थिति में वो नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस पे CBSE में क्वेश्चन आया है। आइए, नीला लिटमस विलयन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अम्ल की उपस्थिति में लाल रंग का हो जाता है, याद रखिएगा, रेड कलर का हो जाता है, और क्षार की उपस्थिति में नीले रंग का ही रहता है। आइए अगला पॉइंट, फिनोप्थेलिन का सॉल्यूशन रंगहीन होता है। फिनोप्थेलिन जो आपको अभी बताया थे, सिंथेटिक इंडिकेटर है, का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। अम्ल की उपस्थिति में फिनोप्थेलिन का विलयन रंगहीन ही रहता है, यानी अगर हम फिनोप्थेलिन को अम्ल में मिलाएंगे तो फिनोप्थेलिन का रंग वही रहेगा जो पहले था, रंगहीन रहेगा। जबकि बेस की उपस्थिति में फिनोप्थेलिन का रंग गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है। बात समझ में आ रही? इसको ध्यान रखिएगा, CBSE पे क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा, मेथिल ऑरेंज का सॉल्यूशन अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इस पे CBSE में। मेथिल ऑरेंज का सॉल्यूशन अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में लाल रंग का हो जाता है तथा क्षारीय माध्यम में पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन और मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। अब ये देखिए, आपके बुक में एक टेबल दी हुई है और उस टेबल में पहला ये कॉलम है सीरियल नंबर 1 2 3 का, और सैंपल का सॉल्यूशन है, यानी कि आप सॉल्यूशन का अगर सैंपल लेते हैं 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद जो भी है, ठीक है, जैसा डायरेक्शन बुक में मेंशन है या प्रैक्टिकल में किया जाएगा। तो देखिएगा, HCl का आप 2-3 बूंद लें, H2SO4 का कुछ सैंपल लें, 2-3 बूंद लें, HNO3 नाइट्रिक एसिड का, एस्टिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ये वाला कॉलम है रेड लिटमस सॉल्यूशन, ये वाला कॉलम है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये वाला कॉलम है फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन, ये वाला कॉलम है मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन। अगर HCl को रेड लिटमस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो HCl जो है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड ही रहेगा। अगर HCl जो एसिड है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में परिवर्तित कर देगा? रेड में। अगर HCl को फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन मिलाएंगे तो कलरलेस ही रहेगा। अगर HCl को मेथिल ऑरेंज में मिलाएंगे तो रेड कर देगा। अब इसी तरह देखिए, H2SO4 को अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड ही रहेगा। अगर H2SO4 को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? रेड। अगर H2SO4 सॉल्यूशन के कुछ सैंपल को 2-3 बूंद को अगर फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो कलरलेस रहेगा। यानी आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एसिड है और सभी एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, रेड लिटमस सॉल्यूशन में रेड ही रहेंगे, रेड 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 रेड। जबकि ये जो एसिड हैं ये चारों जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिला जाएंगे तो ये ब्लू लिटमस को किस में परिवर्तित कर? रेड में। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी एसिड हैं 1 2 3 4,
ये रेड लिटमस सॉल्यूशन के कलर को नहीं बदलेंगे, यानी कि रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड ही रहेगा। लेकिन ये Cl H2SO4 H3 एसिटिक एसिड ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस के ब्लू यानी नीले रंग को किस में बदल देंगे, रेड में। ठीक, और ये सारे के सारे एसिड जो है फिनोप्थिलिस सॉल्यूशन में रंगहीन ही रहेंगे, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया बताया। अच्छा, ये सारे एसिड जो हैं मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन जो है अम्लीय माध्यम में क्या रहता है, रेड। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं 5 से लेके 9 तक NaOH से लेके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है, बेस। तो आपने अभी पढ़ा है कि बेस जो होते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में परिवर्तित कर देते हैं, ब्लू में। ये जो सारे जो बेस हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू ही रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, अब ये सारे के सारे जो बेस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन को जो कलरलेस रहता है उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं, कलर में, पिंक में परिवर्तित कर देते हैं। ये सारे के सारे जो बेस हैं मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन को किस कलर में परिवर्तित कर देते हैं, येलो में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध या महक अम्लीय माध्यम में कुछ और होती है और क्षारीय माध्यम में कुछ और होती है। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि उनमें अम्ल मिला देंगे तो उनकी महक कुछ और हो जाएगी, अगर उसमें बेस मिला देंगे तो उनकी महक कुछ और हो जाएगी। तो उसके आधार पर भी तो उनकी पहचान की जा सकती है। तो ऐसे पदार्थ को गंधी सूचक या अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।